सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 24 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। सॉरी फॉर द डिले इन वीडियो, यू मे बी वॉचिंग इट ऑन 25 अगस्त, सो इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड। पहले पेज पे भारत और यूक्रेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर आर्टिकल है। इस मुश्किल घड़ी में भारत भी साथ में है। माननीय प्रधानमंत्री जी कीव पहुंचे थे रेलगाड़ी से और यूक्रेन को आश्वासन दिया है कि यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही समस्या में भारत दोनों के साथ खड़ा है। इंडिया यूएसए साइन की डिफेंस सप्लाई पैक्ट एज राजनाथ बिगिंस 4-day विजिट। राजनाथ सिंह साहब यूएस गए हुए हैं और इंडिया डिफेंस के साथ में डिफेंस के एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। और यूएस ने खासकर जो हमारे साथ ना अच्छे एग्रीमेंट्स कर रहे हैं वॉरफेयर को लेके, एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी, XYZ डिफेंस टेक्नोलॉजी में। नो प्रॉब्लम, मूविंग फॉरवर्ड टू अदर आर्टिकल्स। एक आर्टिकल है मणिपुर को फुटबॉल को लेके, मणिपुर स्ट्राइक हिट्स फुटबॉल ड्रीम्स, राइवल क्लब्स नॉक ऑन हाईकोर्ट डोर। मणिपुर में जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छे फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, बहुत ही बढ़िया। तो वहाँ पे क्लब्स भी हैं, तो अब वो लोग चाह रहे हैं कि वापस चीज़ें नॉर्मलाइज हों तो हम लोग भी खेलना शुरू करें, अपने एरियाज़ को रिप्रेजेंट करें। नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजिंग कल्चरल एसोसिएशन और फुटबॉल क्लब, तो इस चीज़ को लेके वो वापस से शुरू कर रहे हैं अपना खेलने वाला कार्य। बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं नॉर्थ ईस्ट में आपके फुटबॉल के। मूविंग फॉरवर्ड टू दी आर्टिकल्स। हाईकोर्ट रिस्ट्रेंस पार्टीज फ्रॉम कॉलिंग बंद। हाईकोर्ट ने बदलापुर महाराष्ट्र में जो जघन्य अपराध हुआ है उसको लेके कहा है कि पार्टी जितनी हैं आपकी महाविकास अघाड़ी इत्यादि, शिवसेना, एनसीपी, कृपया करके आप आंदोलन या बंद वगैरह मत करिए, इससे पब्लिक जनमानस को नुकसान झेलना पड़ता है। डेथ ऑफ अ रिफॉर्म। और देखते हैं वर्ल्डली वाइज में क्या बात कही है आज। आई विल नॉट से डू नॉट वीप फॉर नॉट ऑल टीयर्स आर एनीवल। J.R.R. टॉलकाइन। आप ऐसे कोटेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, अच्छे कोटेशंस होते हैं। अब मौके पे लोग ढूंढते रहते हैं, यहाँ पे आपको ऐसे ही मिल जाता है। डेथ ऑफ रिफॉर्म की बेसिकली लेटरल एंट्री को लेके मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेटरल एंट्री जैसे कि हम जानते हैं, मैंने पुरानी वीडियोस में कई डिटेल में बताया हुआ है, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। अभी सिर्फ एक कमेंट्री है। जैसे कि हम जानते हैं कि वापस ले लिया गया है लेटरल एंट्री वाले डिसीजन को, तो आर्टिकल के माध्यम से ऑथर एक इसका व्यू समझाना चाह रहे हैं आपको। इसमें से रिफॉर्म पे आना चाहूँगा। रिफॉर्म उन्होंने क्या बताया है। हाउ कैन वी मेक लैटरल एंट्री सोशली रिप्रेजेंटेटिव विदाउट मैंडेटरी कोटास। वी मस्ट एक्सेलरेट एफर्ट्स टू बिल्ड नीडेड competencies इन प्रोफेशनल्स फ्रॉम लेस रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटीज और सेक्शन सोसाइटी। मतलब जिस तबके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है ऊपर के पदों पे, हमें उनको ध्यान देना चाहिए। दिस रिक्वायरमेंट मेजर एंड लॉन्ग निगलेक्टेड। दिस रिक्वायर्स मेजर एंड नॉन निगलेक्टेड reforms in government and universities whose low standards are hurting poor among the SC, SC, OBCs and other communities. Private sector companies too must come forward to provide an ample growth ops to talented human resources in the committees. मतलब हर किसी को मिलके जितना आपका वह तबका है जो समाज में नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी रहने के कारण रुका हुआ है, इसको ऊपर लाने की ज़रूरत है। इसमें ऑथर ने हमको ध्यान दिया कैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की हालत इतनी बुरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही एक मानव का बौद्धिक निर्माण करती हैं, तो वहीं से समस्या आ रही है। SC, ST, OBCs को बेहतर व्यक्ति बनाने में ध्यान देना ही पड़ेगा। Above all, government service demands a paramount virtue from all who wish to enter its portals through regular or lateral channels. At work, they must annihilate their own caste and religious identities and embrace only one जाति public servant। और ये भी कहा है कि
कोई भी व्यक्ति ऐसे मुख्य पदों पे आता है तो उससे कोई जाति या धर्म पे काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सिर्फ एक ही जाति पे काम करना चाहिए, जो कि पब्लिक सर्विस। अच्छी बात है। वन हैज़ टू बी न्यूट्रल। कमला हैरिस विद हर पर्सनल स्टोरी, ये आर्टिकल यूएस इलेक्शन को लेके, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। इंडिया से कोई मतलब नहीं है बेस का, ये कमेंट्री आती रहेंगी, आप इसको बस इग्नोर करिए। Rationalize the rates. Gross GST revenues have been growing. Rate structure has stabilized. This is the moment of a reset. Most states don't seem to be in favor of changes in the existing 5 main GST rate slabs: 0, 5, 12, 18, 28%. The general argument being advanced is that since gross GST revenues have been growing from a monthly average of 94,734 crores to 1,20,608 crores, एंड द रेट स्ट्रक्चर हैज स्टेबलाइज्ड, व्हाई डिस्टर्ब इट। मतलब बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि जीएसटी के जो रेट स्लैब्स हैं उनको आप ऐसे कर ऐसा रखे रहने दीजिए, मत छेड़िए उसको आप, जब ऑलरेडी फ़ायदा गवर्नमेंट को हो रहा है, मंथली एवरेज आपका अच्छा निकल के आ रहा है, ओवरऑल एवरेज कलेक्शन का अच्छा निकल के आ रहा है, तो आप अननेसरी मत छेड़िए। जीएसटी कलेक्शन आर रॉबस्ट थैंक्स टू द इम्प्रूव्ड कंप्लायंस एंड प्लगिंग लीकेजेस through measures such as making e-invoicing mandatory for firms with turnover exceeding 5 crores and use of artificial intelligence and machine learning. That is precisely the time of embarking rate rationalization. The incongruity and probably unfairness of the GST rates are applicable on several items are well known. Why would GST on cement, a basic construction material, be 28%? जबकि ध्यान ये भी देना चाहिए कि भैया आप सीमेंट पे लगा रहे हो जीएसटी, वो भी 28% का जीएसटी, 28% का, जबकि जीएसटी हम जानते हैं कि सीमेंट तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है सामान्य व्यक्तियों के लिए। घर बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल होता है, कॉमन मैन पे तो बर्डन पड़ा ना, वैसे ही परेशान है, इससे और परेशान चल रहा है। 28% जीएसटी है सीमेंट पे। देयर सिमिलरली नो लॉजिक टू मिल्क नॉट अट्रैक्टिंग एनी जीएसटी, but skimmed milk powder being taxed 5% and the butter and ghee as 12%. Multiple slabs are clearly a recipe for confusion, adding to the complexity of doing business. और जितने slabs आप बढ़ा रहे हैं उतना confusion create कर रहे हैं business करने पे। Most states may be averse to rate rationalization for fearing a loss of revenue, but a simplification of the current slabs will also promote economic activity, particularly consumption, that would ultimately lead to higher tax revenues. States should make explore raising more or non-tax revenues through revision of user changes on water, electricity and other utilities. मतलब सरकार को प्रयास करना चाहिए कि वो जीएसटी में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे थोड़ा सा कम जीएसटी चार्ज करे, जिसका बर्डन सीधे आम आदमी पड़ने वाला। दूसरी बात, ऑलरेडी चल रहे जीएसटी स्लैब्स को समझने और उसके हिसाब से मार्केट ढल चुका है, उसमें परिवर्तन होने से कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी मार्केट को भी। ये आर्टिकल अगला है, डोंट कंट्रोल द रूपी, चेंजिंग रूल्स ऑफ गेम कैन हैव डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और ये आर्टिकल लिखा राजेश्वरी सेनगुप्ता और भार्गवी जावेरी शाह द्वारा। The Indian rupee follows a managed floating exchange rate regime. This means that central bank intervenes in the foreign exchange market to buy or sell dollars in order to stabilize the value of rupee. अगर आप करेंसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैनेज फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग क्या होता है, करेंसी कैसे आपका सेंट्रल बैंक जो है वो मैनेज करता है, सेंट्रल बैंक आपका, क्योंकि करेंसी की वैल्यू से, करेंसी से पूरा ट्रेड चल रहा होता है, उससे पूरे देश का जो बाज़ार होता है उसमें परिवर्तन आता है। भारत में क्या है, भारत में है मैनेज फ्लोटिंग, मतलब सेंट्रल बैंक ने अपनी पकड़ बनाई हुई है थोड़ी बहुत कि कब वो करेंसी की वैल्यू को
के हिसाब से निर्णय ले सकता है अपने विवेक अनुसार। मैनेज फ्लोटिंग है भारत में करेंसी की। In recent times, however, RBI seems to be using its regulatory powers to gain greater control over the rupee. We argue the currency management must not entail the use of regulations. The purpose of regulations is to address market failures. Currently, volatility is not a market failure. करेंसी वोटालिटी जो होती है वो एक मार्केट फेलियर नहीं कहना चाहिए. It is a fluctuation of currency in response to demand and supply. The use of regulatory powers for currency management reduces uncertainty in central banks' currency policy and also increases the cost of doing business in RBI's regulated sectors. We discussed 3 such regulatory reforms. हमने सॉल्यूशन बताया, मतलब क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. पहला है prohibiting speculative trades on exchanges. Prohibiting speculative trades on exchanges. This exacerbates the difficulties of taking rupee exposure in India. In 2008, the RBI allowed Indian exchanges to launch a currency derivative segment. At the time, when the RBI's guidelines on currency futures and options allowed Indian residents to participate in the market. 2008 के बारे में बता रहे हैं जब RBI ने अलाउ कर दिया था करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में भारत के एक्सचेंजेस को डील करने के लिए. RBI जिसका फ़ायदा मिला था to hedge an exposure to foreign exchange rate risk or otherwise, while the RBI वो सब जो उसमें 2008 में ऑलरेडी मार्केट में ग्लोबली परेशानी चल रही थी. आपका अगर आप बात करें ग्लोबल इवेंट्स की तो यूएस में बहुत बुरा हादसा हुआ था मार्केट में. लेहमान ब्रदर्स का बैंक डूब गया था जिससे पूरी मार्केट डिस्टॉर्ट हो गई थी. RBI ने उसके मद्देनज़र ये डेरिवेटिव्स में करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में डील करने के लिए अलाउ कर दिया था ताकि वो मार्केट में हेज कर सके, मार्केट को प्रोटेक्ट कर सके और नुकसान होने से. ठीक है. द आइडिया वॉज दैट एज इंडिया बिकेम ग्लोबल इंटीग्रेटेड द डिमांड फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स एंड फॉर लिक्विडिटी इन द डेरिवेटिव्स मार्केट वुड इंक्रीज. एट द सेम पॉइंट द 2008 गाइडलाइंस were overtaken by several circulars, with the last version issued in 2016 having been amended at least 11 times. और समय समय पर RBI ने ऐसे निर्णय लिए हैं और फिर अमेंडमेंट्स भी कराए जो कि मार्केट के हिसाब से होता है. ठीक है ना. अर्ली दिस ईयर हाउएवर RBI explicitly maintained exchanges to inform users that they should be in position to establish the existence of a valid underlying contracted exposure if required. मुझे टेक्निकल बात है, समझ जाइएगा. अगला है कि द रेगुलेटिंग ऑफशोर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स. द RBI प्रपोज रेगुलेट ऑफशोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स विच फैसिलिटेट रूपी लिंक डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शंस. तो ऑफशोर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को भी आप रेगुलेट करके ये काम कर सकते हैं. द NDF मार्केट इज बेसिकली न्यू डेरिवेटिव्स नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स होता है. अलाउज पीपल टू ट्रेड इन रूपी विदाउट अंडरटेकिंग एनी फिजिकल डिलीवरी ऑफ करेंसी. NDF मार्केट में आप रूपी में ट्रेडिंग कर सकते हैं बिना कोई फिजिकल करेंसी ट्रांजैक्शन के होते हुए, thereby reducing the cost of trading. In the last few years, the rupee NDF market has grown substantially in size and is now reported to be almost thrice as large as the outcome onshore market. और ये बहुत ही बड़ा निर्णय था जिससे आज की तारीख में आपका ऑफशोर मार्केट ऑनशोर मार्केट से भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. देखिए RBI ऐसे कई कदम उठाता है जिससे कि मार्केट को रेगुलेट रख सके. On August 16, the RBI similarly instructed banks to handle the trade with UAE to partially settle their trade payments using rupee instead of the dollar. This means that banks should directly convert rupees into dirhams and vice versa without first converting them to dollars. अब देखिए RBI ने निर्णय क्या लिया. अभी RBI ये निर्णय कि UAE से जो भी हमारी डीलिंग हो रही है, UAE से हमारी जो भी डीलिंग हो रही है कि हमें UAE को पेमेंट्स भी करने है ना, कई पेमेंट्स हमने लिए होते हैं, पेमेंट्स करने होते हैं. तो उससे RBI ने निर्णय ये लिया कि अगर बैंक्स कोई भी डील कर रहे हैं है ना, इंडिया टू UAE, तो बैंक्स जो पहले आपका करेंसी को रुपया से डॉलर में कन्वर्ट करता था, फिर डॉलर से कन्वर्ट होकर वो दिरहम में आता था आपका. RBI ने कह दिया ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉलर में मत करो, आप डायरेक्टली दिरहम में कन्वर्ट कर लो. ठीक है. इससे क्यों करा? ऑटोमेटिकली हम डीलिंग करेंसी की अपने हिसाब से कर रहे हैं. वी आर रेगुलेटिंग द मार्केट.
और इससे कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग भी कम हो गई। दिस मीन्स दैट बैंक शुड डायरेक्टली कन्वर्ट रुपी टू दिरहम्स एंड वाइस वर्सा विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग देम इनटू डॉलर्स। वन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूव सीम्स टू बी टू रिड्यूस द डॉलर डिपेंडेंसी। इससे हम डॉलर पर डिपेंडेंस उसे भी कम करना चाहते हैं। और जैसे कि हम जानते भी हैं कि जितने हमारे सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रिक्स वगैरह हैं, अब इन्होंने ठान रखा है कि हम डी डॉलराइजेशन और मार्केट करेंगे। आप गूगल कर लीजिएगा, हालांकि मैंने भी इसके बारे में ब्लॉग लिखा हुआ है, डी डॉलराइजेशन। अब हमारा ये प्रयास है कि हम बाज़ार से डॉलर को बाहर निकालेंगे, क्योंकि डॉलर की मोनोपोली होने से जितनी आपकी अदर करेंसीज हैं, रुपीज़ है, येन है, फ्लक्चुएशन की वजह से ग्रो नहीं कर पाते हैं और डोमिनेंस यूएस का बना रहता है, तभी वो डिस्टॉर्ट कर सकता है मार्केट को किसी भी वक्त, और कर भी देता है। एक बैंक डूबने से लेहमान ब्रदर्स का पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट आ गया था। करेंसी मैनिपुलेशन हो जाता है। Notwithstanding the debate on the cost and benefit of managed currency for an emerging economy like India, RBI must not seek to manage the rupee's volatility. मतलब करेंसी मैनेज करिए मगर रुपये की वॉलेटिलिटी को मैनेज मत करिए। तो एन इंडिस्क्रिमिनेट एक्सपेंशन ऑफ इट्स रेगुलेटरी पावर्स, regulations are rules of regime unlike market operations that involve central banks buying or selling the currency in the foreign exchange market. रेगुलेशन अलग चीज़ होती है। देखिए, आरबीआई करेंसी खरीदता है, बेचता है मार्केट से, मार्केट को स्टेबलाइज रखने के लिए, वो अलग चीज़ होती है। रेगुलेशन मार्केट को इतना नहीं करना चाहिए। चेंजेस टू रूल्स ऑफ गेम कैन हैव मोर परमानेंट डैमेजिंग इफेक्ट ऑन इंसेंटिव्स एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्री। इसी बहाने आप आज पढ़िएगा इसको लेकर कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़िएगा आप इकोनॉमिक्स में, और पढ़िएगा करेंसी के बारे में, पढ़िएगा कि करेंसी में हमने क्या क्या फ्लोटिंग रेट होता है, क्या मैनेज होता है, कैसे चेंज करते हैं। इसी बार नहीं पढ़ लीजिएगा कि कन्वर्टिबिलिटी क्या है इकोनॉमिक्स में, व्हाट इज़ कन्वर्टिबिलिटी, क्या है ये टर्म, कैसे ये आपका असर डालता है मार्केट पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल्स। हेवी रेन त्रिपुरा बट नो रोल ऑफ डैम इन बांग्ला फ्लड्स। बेसिकली बांग्लादेश में बाढ़ आ गई, तो ये आरोप लगाया जा रहा था कि भारत ने करा। चलिए देखते हैं क्या कहानी है। The Ministry of External Affairs on Thursday clarified that floods that have hit several districts in eastern Bangladesh are not triggered by release of water from Dumbur Dam in Tripura. मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया कि जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि भारत ने डैम का पानी छोड़ दिया है, इसीलिए सब हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। Nearly 18 lakh people belonging to 19 lakh families were marooned. बहुत से लोगों को जान मार का नुकसान हो गया था। Tripura Power Minister Ratan Lal Nath clarified on Wednesday that no floodgates have been opened. Instead, excess water from the Gomti River reservoir had automatically escaped through the spillway after crossing 94-meter mark, which is the reservoir full capacity. और बेसिकली रिजर्वायर्स वगैरह में भी ना ऐसे आप समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी नालियाँ होती हैं, बहुत बड़ी विशाल काय, स्पिलवे जिसे हम कहते हैं। पानी जब भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, वो उसके थ्रू अन्य रास्तों पर डाइवर्ट हो जाता है आपदा रोकने के लिए। कभी भी डैम का चित्र देखिएगा तो जैसे मान लीजिए ये डैम का वॉल है, यहीं से पानी को रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना। पीछे रिजर्वायर, मान लीजिए रिजर्वायर आपका है, तो आपको कुछ प्लांट्स में ना, हाइड्रो पावर प्लांट्स में भी एक ऐसा दिखेगा होल सा, जिससे पानी नीचे चला जाता है। जब पानी ज़रूरत से ज़्यादा भरने लगता है तो वो अपने आप इस गड्ढे के थ्रू नीचे चला जाता है। इसके अलावा भी कई मेजर्स रिजर्वायर्स और डैम में लिए जाते हैं, जहाँ से एक्सेस पानी को बिना किसी नुकसान के बाहर निकाला जा सके। कमिंग बैक टू द पॉइंट, भारत ने ऐसा कुछ नहीं करा था, MEA ने क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। रिवर्स एंड डैम, रिवर्स लाइक मनु इन दलहाई डिस्ट्रिक्ट, दियो एट कुमार घाट, ककरी एंड जूरी इन नॉर्थ त्रिपुरा, फेनी विच इज एक्सपैंड बाय द इंडो बांग्ला मैत्री सेतु इन साउथ त्रिपुरा। फेनी नदी कहाँ पे है? साउथ त्रिपुरा में है। और आर ऑल रोज अननेचुरली फॉलोइंग द हैवी रेन। ज़्यादा बारिश होने के कारण इनमें पानी का स्तर बहुत बढ़ गया था। द गोमती कंटिन्यूज टू फ्लो अबव द डेंजर मार्क। द गुमती प्रोजेक्ट विच वॉज कमीशन इन 1976 and has an installed capacity of 15 megawatt. It's only hydroelectric project in the state. The river on which Dumbu Dam stands is formed at the confluence of smaller Raima and Sarma rivers and is Tripura's most significant river. आसान भाषा में
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि भारत ने पानी छोड़ा है। और कठिन भाषा में आप इसी बहाने ज़रा त्रिपुरा के बारे में पढ़िएगा, त्रिपुरा के बारे में देखिएगा, त्रिपुरा में कौन सी नदियाँ हैं, त्रिपुरा में कौन सी डैम है, और त्रिपुरा का क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या कोई नेशनल पार्क है, कौन सा एनिमल यहाँ पाया जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए। आपको ये अध्ययन करना पड़ेगा। इन करंट अफेयर्स से आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स निकालने पड़ेंगे, है ना। कौन सी नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, कौन सी माउंटेन रेंज है, ज्योग्राफिकली क्या सिग्निफिकेंस है त्रिपुरा का। तो इसी बहाने आप नॉलेज मिल जाएगी आपको उसके बारे में। असेसिंग यूक्रेन्स डीप इंकर्जन इन रशिया, वाई व्हाट हैपन्स नाउ। अब ये इस आर्टिकल के माध्यम से बताने का प्रयास करा जा रहा है क्या कहानी है अब रशिया यूक्रेन के बीच में अब चल रही वर्तमान में। प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ऑन थर्सडे सेड यूक्रेनियन ट्रूप्स कंटिन्यू टू कैप्चर territory and Russian soldiers in Russia's Kursk Oblast since the launch of Ukraine's surprise incursion into the region more than 2 weeks ago। मतलब उनकी लड़ाई चल रही है। Russia on its part is that said that foiled the Ukrainian attempt to seize land in the neighboring Bryansk Oblast about 250 किलोमीटर अवे। ये बेसिकली क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिससे कब्जा करने का प्रयास दोनों की तरफ से करा गया था, जो कि रशिया कह रहा है कि हमने वहाँ पे अपना हमने कब्जा करने की कोशिश करी और यूक्रेन को हमने रोक दिया, उनका अटेम्प्ट था वो बेकार चला गया। Many experts see the incursion as a major moment in the war that is now in its third year. A success that was helped keep change the narrative that had taken root following these losses and setbacks. The Ukrainian objective क्या है? President Zelensky and the Commander-in-Chief Ukrainian Forces, Colonel General Oleksandr Syrskyi, have not explained their reasons for going deep inside Russia. However, observers have listed 3 probable objectives of the incursion. पहला क्या कारण है इसका incursion का? A bargaining chip. Ukraine wants to use the captured territory as a bargaining chip for any future negotiation with Russia. If Donald Trump returns to White House early next year, he could force Kyiv to negotiate by withdrawing American military technical assistance. The Ukrainian government wants to make sure that it has to enter the process. It has things that Russia wants to trade for Congress. Concessions. Basically अब वहाँ पे क्या चल रहा है, तुमने मेरा कब्जा लिया, मैं तुम्हारा कब्जा लेता हूँ जगह, ताकि अल्टीमेटली आगे जाके सहमति हो सके। क्योंकि हम जानते हैं कि नाटो की मीटिंग के दौरान ही यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये क्लियर कर दिया था कि आपका यूक्रेन कैन अटैक इनसाइड रशिया, और जो अमेरिका की डिफेंस इक्विपमेंट्स और एविएशन प्लेन्स वगैरह हैं जो भी है वो उसका इस्तेमाल कर सकता है रशिया के अंदर अटैक करने के लिए। तब से यूक्रेन ने रशिया के क्षेत्रों में भी आक्रमण करना शुरू कर दिया था। Battlefield tactic. The incursion could be a tactic to force Russia to divert its forces from the hottest battlefields in eastern Ukraine. हो सकता है कि ये जो कब्जा करा गया है इसके माध्यम से वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं यूक्रेन की रशिया की एनर्जी। Michelle Kaufman, a senior fellow in the Russia and Eurasia program at the Carnegie Endowment for International Peace, told Foreign Policy Ukraine likely holds that at a bare minimum. Status of incursion. The attack, which has resulted in one of the biggest exchanges of the territory since the first month in war, 22 caught President Vladimir Putin off guard. ये सब बातें छोड़िए, आप इन चक्कर में पड़िएगा। क्या होने वाला है आगे देखते हैं। इट इज़ टू अर्ली टू प्रेडिक्ट द यूक्रेन विल बी एबल टू गेन्स। अभी कहना इतनी जल्दी ठीक नहीं रहेगा। यूक्रेन कब तक उस जगह को होल्ड कर सकता है या फिर रशिया एक और तगड़ा अटैक करके उसे रिलीज़ कर देगा। ऑल्सो रशिया इज़ नॉट फार डाइवर्टेड इट्स फोर्सेज फ्रॉम द डोनेट्स्क रीजन। On August 19, Russian forces captured nearly all the town of New York, अमेरिका वाला नहीं, यूक्रेन वाला, entered a nearby Torsk and encroached on logistics hub of Pokrovsk, according to reports। जबकि रशिया ने ऐसा कुछ नहीं करा है कि उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया, उसने अपने जैसे अभियान चला रहा था, बड़े बड़े क्षेत्र यूक्रेन के कब्जा कर रहा है, ईस्टर्न यूक्रेन के। इंडियन स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट ऑन रशिया टोल्ड दैट इन एक्सप्रेस, क्या कहा हमारे इंडियन एक्सपर्ट ने, if Russia does not come to the negotiable table soon and the Western allies fail to supply more arms and ammunition to Ukraine, the incursion could turn out to be military suicide। अब उन्होंने एक बात कही है कि देखिए, अगर पहली बात तो यूक्रेन को ऐसे हालात में जितने भी असला का सप्लाई आ रहा है यूएस से, खासकर यूएस से, वो तो जारी रहना चाहिए, है ना, वेस्टर्न अलाइज से जारी रहना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी कारण से
यहाँ पे वो कमज़ोर हुए, मोर आर्म्स एंड एमिशन टू यूक्रेन। तो ये जो इन्होंने करा है, यूक्रेन ने रशिया का क्षेत्र कब्जाया है, या जो वॉर ही चल रहा है, इसे हम मिलिट्री सुसाइड ही कहेंगे। मतलब कि ये तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। और फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे हैं, ट्रेन से गए हैं पोलैंड से यूक्रेन। ट्रेन जर्नी करी, प्लेन से उड़ना ठीक नहीं माना जा रहा था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, वॉर तो रुक ही चुका है जब तक आपके प्रधानमंत्री जी वहाँ पर हैं। और इसी बहाने आप ये भी जानने का प्रयास करिए कि क्या होता है जेनीवा कन्वेंशन, क्या है वियना कन्वेंशन। क्या वॉर में ऐसे नियम हैं कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहीं से जा रहा है तो वॉर रोकना पड़ेगा? हाँ, नियम तो हैं। कौन से कन्वेंशन में है? तो इसी बहाने आपको वॉर से संबंधित चीज़ें पता लग जाएंगी। बाकी आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।